नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टॉपिक का है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ मेटालिक कंडक्टर। बेसिकली एक कंडक्टर जो होता है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, उस कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वेलोसिटी होती है व्हेन दे आर कनेक्टेड विद अ बैटरी। उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं और बच्चों आज हम उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शैल आई स्टार्ट विद द लेक्चर। आ जाओ बच्चों, ये आपका एक कंडक्टर है। इनिशियली दिस इज योर कंडक्टर। बेटा इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सिंस इट इज अ कंडक्टर, अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर में कितने में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम डिफाइन करना चाहेंगे क्योंकि फिजिक्स में हर एक चीज का एक मतलब होता है और एक मैथमेटिकल टर्म होती है, वैल्यू होती है। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 की पावर 28 और इन सम बुक्स यू विल फाइंड 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। मतलब एक छोटा सा इधर क्यूब बना लो, एक मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, इधर मैं 1 मीटर बहुत छोटा सा बनाया है। तो इस 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं? 10 की पावर 28 या फिर 10 की पावर 29। अब ये 28 और 29 ये डिफर क्यों कर रहा है? बेटा दिस विल डिपेंड अपॉन योर मेटल, कि आपने कॉपर लिया है या एल्यूमिनियम लिया है। तो जितना मेटल आपको पता है कि जैसे कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, तो व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, इसका मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, है ना। तो 10 की पावर 29 यू विल फाइंड वो होता है कॉपर के लिए। 10 की पावर 29 किसके लिए होता है? कॉपर के लिए। सो 10 की पावर 29 इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं जो दिशाहीन होते हैं। दिशाहीन का मतलब समझते हो? जिनका कोई स्पेसिफिक लाइफ में एम नहीं होता है, ठीक है। उनको अपनी मंजिल ही नहीं पता होती, तो वो जहां पे कोई भी लेके चला जाता है वहां पे चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ये ऐसे ही हैं। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो इफ समथिंग इज मूविंग विच मीन्स इट शुड पजेस एनर्जी। ऐसा भी हमने पढ़ा है कि जो चीज मोशन में होती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इट शोज, इट प्रूव दैट इनके पास भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? थर्मल एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी होती है जिस सराउंडिंग में इस मेटालिक कंडक्टर को रखा हुआ है, कॉपर की वायर को या एल्यूमिनियम की वायर को या सिल्वर की वायर को, इस वायर को जिस एनवायरनमेंट में आपने रखा हुआ है, उस एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के कारण, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण इसके पास थर्मल एनर्जी है। अगर गलती से 11th में केटीजी पढ़ा हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें एक फॉर्मूला हुआ करता था, V इज इक्वल्स टू √3kT/m। किसी को भूले भटके याद आता है? सो दिस वाज द फॉर्मूला इन योर केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेम इसी फॉर्मूले को अगर आप इधर लगाते हो टू गेट द वेलोसिटी, कि ये इनके पास थर्मल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से मूव करते हैं? तो बेटा K स्टैंड फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द रूम टेम्परेचर और द टेम्परेचर इन विच दैट वायर इज बीइंग पुट, ठीक है। एंड ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके हम यूजुअली ये जो टेम्परेचर लेते हैं वो रूम टेम्परेचर लेते हैं। रूम टेम्परेचर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन मास के इलेक्ट्रॉन को पुट करके जो बच्चे जो वेलोसिटी आती है वो आती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी
इसको आप थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हो। दिस इज द थर्मल वेलोसिटी दैट इज possessed by these electrons when they are not connected with any battery। एक वायर, अगर एक खाली वायर को जैसे मैं अपने हाथ में भी ले लूं, ठीक है, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग रैंडमली। Why they are moving randomly? Because they possess thermal energy and they move in all direction। ठीक है, वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं because they are free to move and this free moving electrons possess some velocity। उस velocity की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक कंडक्टर जिसको आपने जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। कंडक्टर, एवरी कंडक्टर हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 की पावर 8 या 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। 10 की पावर 29 हम कॉपर के लिए लेते हैं। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हमने बोला थर्मल एनर्जी। बच्चों, ये थर्मल एनर्जी किसके कारण होती है? ये एटमॉस्फेयर के कारण होती है, सराउंडिंग में के कारण होती है। जिस सराउंडिंग में, जिस एटमॉस्फेयर में आपने इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रखा है, इस एनर्जी के कारण अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज देयर वेलोसिटी, अगर इफ दे हैव एनर्जी, दे आर इन मोशन, तो दे मस्ट पोजेस सम वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी को आप कैसे निकालते हो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट मैंने आपको इन्फॉर्म बता दिया है कि ये हमने केटीजी का एक रिलेशन लिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बिकॉज टॉपिक का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ठीक है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उनको गैस के एटम से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने वेलोसिटी निकाली, वो वेलोसिटी कितनी है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज अ ह्यूज वेलोसिटी, 10 की पावर 5, जस्ट इमेजिन द वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू विथ विच दीज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, बट दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो एक्चुअली इस एनर्जी से, इस वेलोसिटी से दे आर नॉट डूइंग सम प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपने नोट करी। चैट विंडो पे थम्स अप डालना, कुछ डाउट हो तो पूछना, कुछ डाउट हो तो पूछना। आज मैंने अपने पुराने 12th के स्टूडेंट्स को भी बुला लिया है। मेरे ख्याल से आप एवरी ऑल्टरनेट डे या जब भी क्लास में ले रही हूँ आप लोग आ सकते हो। इनफैक्ट आई विल से सॉरी कि मैंने तुमको पहले नहीं बुलाया, कि मैं 2 महीने से क्लास ले रही थी, तुम्हारे 2 चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता मेरे साथ, है ना। बट कोई बात नहीं, अब जो बीत गया सो बीत गया। तो जब तक तुम्हारी इच्छा करे, जब तक आपके बोर्ड्स की डेट नहीं आती है या एग्जाम्स नहीं होते हैं, यू कैन अटेंड द सेशन। ठीक है, हर दिन मैं अपनी मीटिंग शेयर कर दूंगी। दैट इज ऑल कम्प्लीटली अप टू यू कि जो तुमको चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर तुमको लगता है वर्थ है 1-1.25 घंटा यहाँ पे क्लास में बैठना है, तो यू आर फ्री टू सिट, है ना। क्लियर है? परीक्षा समय पे भी आना होगा। चॉइस दी है तो ये नहीं कि बीच में कभी भी ज्वाइन करें। यूट्यूब की आदत पड़ गई है कि भैया यूट्यूब के सेशन कभी भी बीच में ज्वाइन कर लो, चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब बच्चों ने लिख लिया। अब आगे बात करते हैं, सुनेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो ये थर्मल वेलोसिटीज होती है उसको हम बोलते हैं U1, U2, U3, U4। दीज आर द थर्मल वेलोसिटीज possessed by, let U1, U2 and U3 are thermal velocities of electrons। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपने हर एक वेलोसिटी को डिफरेंट क्यों लिया है? बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी कितनी है? डिफरेंट फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन वेलोसिटीज का एवरेज निकालें
U एवरेज की बेटा हम बात करें, U एवरेज अगर आप कैलकुलेट करते हो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन n, तो बच्चे इसकी वैल्यू आती है 0। नाउ द क्वेश्चन कम टू योर माइंड कि मैम ये कैसे, ये वैल्यू 0, एवरेज वैल्यू 0 कैसे आई? तो बेटा आपको क्या कंसीडर करना है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लो। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी समय पे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से निकल रहे हैं उतने ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन से निकल रहे हैं। तो इन ऑल मैंने पूछा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप क्या बोलोगे, ऑन एन एवरेज 0। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं, ऊपर से भी निकल रहे हैं, नीचे से भी निकल रहे हैं, हर एक डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आ रहे और जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर से कुछ इधर से। तो सिंस देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करें, तो आप क्या बोलोगे, 0। क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी आ गए, अगर 10 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी आ गए। तो ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर गए, 0। जितने 4 इधर गए तो 4 वापस इधर आ गए, 5 ऊपर गए तो 5 ही वापस नीचे आ गए। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये जो एवरेज वेलोसिटी अगर हम बताएं इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि कंडक्टिंग वायर जिसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, सो दीज इलेक्ट्रॉन ऑल्दो पजेस एनर्जी, ऑल्दो पजेस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डायरेक्शन। एंड अगर हम इनका एवरेज निकालें तो ये एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहे हैं, जितने अंदर आए उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस निकल जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज द वेलोसिटी पजेस्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, 0 एवरेज वेलोसिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है तो लिख लो, इफ दिस इज क्लियर लेट इट डाउन, राइट इट डाउन। तो हम एंड में ये बोल सकते हैं, सो नो नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का कोई भी नेट मोशन नहीं हुआ, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पेसिफाई कर रहे हैं चीजों को, कौन कहां भैया, किसी भी डायरेक्शन में, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो भैया कुछ भी नहीं हुआ, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है ये बात? रब करूं, लिख लिया है, आगे बढ़ू, शैल आई मूव फॉरवर्ड, हो गया? हाँ आदित्य, आई मिस दिस, मैंने ये बहुत मिस किया पूरे साल यू वर द वन जो मुझे ऐसे जवाब देता था। अभी तुम्हारा यस मैम सुना तो मुझे सारी चीजें वापस से रिकॉल हो गई। आदित्य आओ, सो अब क्या कर रहे हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी काम के नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट हमको तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। तो व्हाट यू विल डू, नाउ कनेक्ट दिस कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करो। एक्सटर्नल सोर्स को हम सेल या बैटरी कनेक्ट बोलते हैं। जब इस एक्सटर्नल सोर्स जो कि सेल या बैटरी है इससे कनेक्ट कर दोगे तो ये एक जगह हाई पोटेंशियल देगी, एक जगह लो पोटेंशियल देगी, ठीक है। हाई और लो पोटेंशियल होने के कारण अब क्या होगा, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करना चालू कर देंगे। क्या होगा, now the electron will get a drift, will experience a force in a direction opposite to the electric field। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई टर्मिनल की तरफ। आ रही है बात समझ में? कब? जब आपने उनको एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होने के कारण मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स पे अब फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है QE,
तो इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, माइनस ई कैपिटल ई। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन आई हैव पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर। आप लोग भी लगाएंगे, एवरीवन विल पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है? क्लियर है ये बात? बढ़े आगे बेटा, आप बनाते जाइए। किसी को भी डाउट हो बता देना। चलिए, तो अब हमको ये पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो दिमाग में ऐसा लगने लग जाता है कि भैया फोर्स लग रहा है, अब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करेगा, है ना? तो हमने एक्सिलरेशन का फॉर्मूला लगाया m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ई, और हमने एक्सिलरेशन भी निकाल लिया माइनस ई अपॉन एम। अब हमको ऐसा लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा एंड एवरी टाइम इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। भैया तुमने तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल ली है, फॉर्मूला बता दिया ना, a इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम। कैन यू सी, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। भैया ये अब जैसे कि पहले आपकी थर्मल वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट थी, एक्सेलरेशन के साथ ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कांस्टेंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। तो तीन कांस्टेंट क्वांटिटी को यूज करके जो चौथी क्वांटिटी आएगी भैया वो भी तो कांस्टेंट आएगी। तो एवरी इलेक्ट्रॉन दिस टाइम विल एक्सेलरेट, ऐसा हमको लग रहा है कि एक्सेलरेट करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, मतलब एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमको ऐसा लगा कि एक्सेलरेशन होगा, बट एक्चुअल में यहाँ तक लिख लीजिएगा एक्सेलरेशन आप लोग, ठीक है? हमें ऐसा लग रहा है क्या, इट सीम्स लाइक an electron will accelerate with a equals to minus e upon m, and its velocity will continuously increase, और उसकी velocity क्या होगी बच्चे, continuously increase होगी, ठीक है? ऐसा लग रहा है, बट भाई कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। ये सब चीजें दिखावा है, छलावा है, आपको लग रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूरे रास्ते बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक्सेलरेशन होगा भी, बट पूरे रास्ते नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के यहाँ पे गया है तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, उसकी हर बार वेलोसिटी बढ़ती गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक जो आपका कंडक्टर जो आपने लिया है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेटा ये कैसे बनते हैं? आपको याद है ना कि इस कंडक्टर के अंदर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्री हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयंस भी होंगे या नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज आयंस भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो बच्चे होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू करता है एक डायरेक्शन में, तो उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं। What are these hurdles? These hurdles are the electron itself and the positive charge. इसका क्या मतलब है बेटा? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा दिखी कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, अपना करियर बनाना है, तो हर्डल्स क्या होती है? आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, अभी तो फेमस यही है, आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपके फ्रेंड्स, दीज आर हर्डल्स जो आपको बहलाते हैं या आपको अपने डायरेक्शन से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई इधर भी यही चीज हो रही है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सीधे जाना चाहता था तो अपने रास्ते में आगे पड़े इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, आगे पॉजिटिव आयन से टकरा सकता है। तो एवरी टाइम
देयर विल बी अ कोलिजन। थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है कि आगे रास्ते में कोलिजन हो जाता है उसका खुद के जैसे इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव चार्ज आयन से, फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। तो तुम्हें पता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को जब आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो कैसे मूव करता है? सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। ये जो डायग्राम बनाते हैं ना कि नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को जब आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, दे स्टिल पॉसेस थर्मल एनर्जी, जिसके कारण इनका जिगजैग मोशन होता है, टकराते हैं। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है तो इनका, सुनिएगा, ये जिगजैग टकरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मेरी फिंगर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या आपको? मेरा हाथ उधर जा रहा है स्क्रीन के। तो मोशन, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का पाथ जिगजैग है बट वो थोड़ा सा हर बार ड्रिफ्ट भी हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन को जब कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, विच डजंट मीन कि नाउ द ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी फोकस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज आ चुकी है। एक थर्मल वेलोसिटी जो ऑलरेडी उस सराउंडिंग के कारण उसके पास है, और दूसरी वेलोसिटी जो कि आपने आप बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसको अभी हम डिराइव करने जाएंगे, बट उसका नाम मैं आपको पहले बता देती हूँ, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपके इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी आ चुकी है। थर्मल वेलोसिटी के कारण उसका मोशन जिगजैग हो रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, क्या आपको उसका मोशन क्लियर हो पा रहा है? आज तक हमको यही समझ में आता था बैटरी से कनेक्ट कर दिया मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताना बच्चों, बताना बेटा। यस, किसी को भी प्रेजेंट 12th क्लास में किसी को डाउट आ रहा हो तो प्लीज लेट मी नो। यस वैष्णवी बेटा, आस्था, क्लियर है? पुराने बच्चे तो लिख ही रहे हैं, बट आई एम आस्किंग टू न्यू स्टूडेंट गौरव, कृष, पार्थ, आर्यन, क्या स्टेटस है बेटा आप लोगों का? तो आओ, आपने क्या लिखा? इट सीम्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज, ये आपने लिखा है ना? बट होगा क्या? बट दैट डज नॉट हैपन, बट दैट डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है? कोलिजन होता है। बात करते हैं बेटा। So as the electron accelerate, as the electron accelerates, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, it frequently collides with पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयन से टकराता है, और इलेक्ट्रॉन्स, या तो पॉजिटिव आयन से टकराएगा या इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एंड स्टॉप मोमेंटरी, ठीक है, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, और एक मिनट के लिए, एक मोमेंट के लिए वो रुक जाएगा। गड़ाया आगे, टकराया और रेस्ट पे आ गया फॉर अ मोमेंट, फिर से थर्मल वेलोसिटी के कारण फिर से वो मूव करेगा, फिर से टकराएगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता है, स्पीड गेन करता है, गेन थोड़ी सी ही करता है कि उसका सेकेंड नेक्स्ट कोलिजन हो जाता है, उसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाती है, फिर से वो चलना चालू करता है, स्पीड थोड़ी सी गेन करता है, फिर से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है।
तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रही है, इट इज बिकमिंग जीरो, then it increases, then it becomes zero, then it increases. So every time velocity increase, zero increase d. ठीक है? So for every collision it stop for a moment and start fresh again, and start fresh again, फिर से वो चालू होगा। ठीक है? तो ये काम चलता जा रहा है। ठीक है? अब आपसे कोई पाथ पूछे तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेसिफिकली, इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अ zigzag पाथ। ठीक है? जब आपने उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो भी उनका पाथ कैसा है? zigzag पाथ, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल स्पीड और एनर्जी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, थर्मल स्पीड और एनर्जी के कारण उनका पाथ zigzag होता है। बट ठीक है, बट दे विल गेट अ ड्रिफ्ट, बट दे विल गेट अ ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनको ड्रिफ्ट भी मिलेगा। लिखो बच्चों, यहां तक लिखेंगे, यहां तक, और फिर बताएंगे। लिख लिया? लिख रहे हो? हाँ, लिखते जाइएगा आप लोग, सब लोग। हाँ, लिख लिया वैष्णवी? ओके बेटा, चलिए। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। अब देखो मैं डायग्राम से शो करती हूँ। ये क्या है? ये पहला वन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, एंड दिस इज कोलिजन। कोलिजन, ये कोलिजन 2 है, ये कोलिजन 1 है। तो बेटा कोलिजन 1 से इलेक्ट्रॉन निकला और ये थोड़ा सा ही चला था ये इलेक्ट्रॉन कि यहाँ पे टकरा गया। तो ये इतनी सी देर के लिए एक्सेलरेट करता है, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो ये जितने समय के लिए एक्सेलरेट करता है एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, हम क्या बोलते हैं कि ये अब किसी से टकराएगा नहीं। ठीक है? तो फिजिक्स में इस समय को फॉर द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच का समय, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी और पॉजिटिव चार्ज आयन या इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा रहा है, उस समय को बोला गया है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द टू consecutive collision। लिख लीजिए, what is relaxation time? Time between two consecutive, जो लगातार आ रहे हैं, two consecutive collision, दो collision के बीच का समय, जिस समय में इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकराएगा, उस समय को हमने क्या बोला है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? It will accelerate, electron accelerates for a very short time, for a very short time interval। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट तो करता है बट बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए इट विल एक्सीलरेट। ठीक है? बढ़े आप। एक्सेलरेट कर रहा है जब ये एक कोलिजन 1 और कोलिजन 2 के बीच में बेटा बहुत ही समय, छोटे से समय के लिए इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है यहाँ पे। तो इस समय में जो इसके पास वेलोसिटी होती है उसको vb से रिप्रेजेंट करते हैं और बेटा इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ड्रिफ्टेड डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0.1 mm millimeter per second। This is a very small value, 0.1 mm millimeter per second।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? When the conductor is connected with the external electric field, the electrons will get a drift. Electrons को drift मिलेगा to move from low potential to high potential. तो उस समय पे जो उनके पास velocity होती है बेटा, उस velocity को आप क्या बोलते हैं? drift velocity. क्लियर है? यहाँ तक लिखिए। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ वी डी। कैलकुलेशन ऑफ वी डी कॉपी कर लिया आप लोगों ने? रब कर दूं नीचे वाला पार्ट? हाँ, आओ बच्चे देखें। कैलकुलेशन ऑफ वी डी, देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है u1, ठीक है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है u1। ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ए एक्सेलरेशन, देखो मैं एक्सेलरेशन में a1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ एक्सेलरेशन फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता नहीं, और उसको नेक्स्ट कोलिजन कितनी देर में होगा ये भी फिक्स नहीं होता है, तो वो कितनी देर के लिए एक्सेलरेट करेगा वो हमको नहीं पता। तो फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन टाउ 1, बेटा टाउ ये सिंबल होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम का। जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा उसका सिंबल हमने ये बनाया है जिसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ 1, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाउ। So tau 1 is the symbol for relaxation time. This relaxation time will be different for different electron because वो किस डायरेक्शन में जा रहा था और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज आयन जिससे वो टकरा रहा है वो कितनी दूरी पे मिलेगा वो कुछ स्पेसिफाई नहीं है, और जिसके कारण इस एक्सेलरेशन के कारण उसकी कुछ वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी v1 हमने बोला, ठीक है। वो फाइनली टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा v1। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उसकी भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसके पास भी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट करेगा थोड़ी देर के लिए, कितने टाउ 2 टाइम के लिए, और फाइनल वेलोसिटी कुछ v2 एक्वायर करेगा। तो अगर ये सिलसिला चलता जाएगा तो यू कैन अप्लाई दिस व्हाट v1 इज इक्वल्स टू u1 अपॉन u1 प्लस a टाउ 1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हो, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो दिस विल कीप ऑन गोइंग, ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैंने आपको बोला v1 प्लस सारी वेलोसिटीज को ऐड कर दो, फाइनल वेलोसिटीज जितनी भी है, और बेटा उनका एवरेज निकाल लो। That should be equals to u1 plus u2 plus dash plus u1, इनका भी एवरेज निकालो। एक्सेलरेशन तो बच्चे सब में कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा, और टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस डैश टाउ n अपॉन n, टाइम भी एवरेज ले लो, ठीक है। तो ये हमको क्या पता लग जाएगा, इस कंडक्टर में जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता लग जाएगी कि सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी से वो किस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज बच्चों राइट इट डाउन। सो इससे ये आ जाएगा v एवरेज, नीचे आ जाएगा u एवरेज प्लस a टाउ एवरेज, a टाउ एवरेज। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज लेट मी नो स्टूडेंट्स, अनम्यूट योरसेल्फ और राइट डाउन ऑन द चैट सेक्शन, है ना, तो जिससे मुझे पता लग जाएगा किसको क्या डाउट है। हाँ जी बच्चों आगे बढ़े।
V एवरेज इज इक्वल्स टू U एवरेज के बारे में बात हमने आपको पहले बताई थी क्या? किस बच्चे को याद है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U एवरेज? क्या किसी बच्चे को याद है जो आज की क्लास अटेंड कर रहा है? लेट मी नो. U एवरेज, yes, आदित्य लश्करी is saying कि मैम it is 0, सिद्धार्थ is saying yes. U एवरेज क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन सब डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ऑन एन एवरेज उनके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली उसकी, और ये आपका टाउ, इसको टाउ एवरेज को हमने टाउ ले लिया, तो बेटा बी एवरेज को हम बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं. एक्सेलरेशन के पास ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है E नेगेटिव m, याद आ रहा है, इनटू टाउ. सो दिस इज द रिलेशनशिप फॉर योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक रिलेशनशिप अभी आई, बहुत सारे रिलेशनशिप आएगी, ठीक है. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस रिलेशनशिप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस, ठीक है. ये जो टाउ है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है. टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, दो चीजें, एंड मटेरियल पे भी डिपेंडेंट होता है. सुनो कैसे, चालू करो. हमने बोला ये जो टाउ है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, मटेरियल डिपेंडेंट भी है. जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयंस, उतना जल्दी एक इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या पॉजिटिव चार्ज आयन से टकराएगा. तो रिलैक्सेशन टाइम छोटा या बड़ा हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस अवेलेबल. मानते हो इस बात को? हाँ या नहीं? अब आपको याद होगा टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, वो और तेज वेलोसिटी से मूव करते हैं. जितनी तेज वेलोसिटी से आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे उतनी जल्दी वो टकराएंगे. तो इससे हमको क्या पता लगा? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या बढ़ जाएगा भैया? उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी जल्दी आगे नेक्स्ट कोलिजन उनका होगा. तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस. कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है? लेट मी नो. क्या ये बात समझ में आ रही है? टाउ डिपेंड अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर. किसी भी कंडक्टिंग डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ाने पे, यस, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बच्चों? जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर और खलबली मच जाती है, ठीक है. वो एनर्जी उनको और ज्यादा मिलती है जिसके कारण दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद द हाई वेलोसिटी. उस हाई वेलोसिटी के कारण उनका नेक्स्ट कोलिजन जल्दी आता है. जल्दी कोलिजन मतलब रिलैक्सेशन टाइम इज लेस. ठीक है वासु, गौरव, आस्था, आदित्य, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, और लोगों का क्या स्टेटस है? वैष्णवी, सिद्धार्थ, आदित्य, लश्करी, पार्थ, आर्यन, एवरीवन. निर्वाण की मीटिंग छूट गई है. अनुष्का, क्या हाल है भाई? अनुष्का, बढ़िया सब? क्लियर. ठीक हो अनुष्का? नो मैम, मीटिंग नहीं छूटी है. ठीक है निर्माण, यहाँ पे ही हो. ओके, क्लियर. तो ये एक पहली रिलेशनशिप आ गई है. चलिए आगे मूव करते हैं. स्टोरी थी, मेरी ख्याल से स्टोरी सुनने में और समझने में दोनों ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई होप. अब इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बताते हैं. BD को निकाल रहे हैं. ये कंडक्टर है बेटा. इस कंडक्टर की लेंथ आपको दे रखी है L, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है B. इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
V। तो बेटा इधर से VD कितना आ जाएगा? VD इज माइनस EE अपॉन M टाउ। Can you people answer this question कि why this BD is coming negative? क्या क्लास में कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? Why this drift velocity is coming negative? हाँ जी, anybody? चैट सेक्शन आपका ही है, भर दो इसको आंसर से। If you know the answer, why this drift velocity is coming negative? कौन बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। यस आयुषी, ट्रू, करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब आस्था। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही जवाब वैष्णवी। अपोजिट डायरेक्शन, बट किसका अपोजिट डायरेक्शन ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हमको ये भी क्लियर हो गया है कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नेगेटिव साइन से क्यों सिंबलाइज करते हैं। अब बच्चे, अगर आप लोगों ने मेरे साथ मैं मानती हूँ सेकंड चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है? ED। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बीच में है? यहाँ से यहाँ। तो ये लेंथ कितनी हो गई? L। तो इधर से E की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। VD इज माइनस E V बाय L। L ये इन दो के, ये जो D है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इधर क्या है? ये डिस्टेंस L है। तो बेटा ये अब आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ किसके? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब चाहे नेगेटिव साइन हटा दो, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप मेरे बच्चों को ये चीज़ याद है। नहीं याद है तो देख लो, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाऊंगी, मैं वेक्टर भी नहीं लिख रही, क्योंकि इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इधर बस dt का मुझे मैग्नीट्यूड देगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पोटेंशियल, लेंथ, मास, टाउ, टाइम, दे ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, है ना बच्चों? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। Shall I move forward? लिख लिया है। अब फाइनल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। फाइनल रिलेशनशिप डिराइव करने जा रहे हैं। हो गया हो तो थम्स अप डालना बच्चों। अगर आपने लिख लिया बेटा तो थम्स अप डाल देना। गौरव डन? हाँ, चलो आओ। देखो जरा। नाउ हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप। हाँ जी बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन VD drift velocity and I current. This is what you will get in your exam, है ना? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, हम भी आपको करवाएंगे। ये रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए। हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, फिर से वही कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसका पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, है ना। और इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी पता होगी, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, स्मॉल n को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द स्मॉल n? ये स्मॉल n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में से जितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसको दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जाता है। बहुत ही फेमस टर्म है बच्चों, याद रखना। व्हाट इज n? n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। डेफिनेटली हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा इस ये जो कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, L लेंथ है इसकी, तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं?
So total number of free electrons for a given conductor कितने हो जाएंगे? That will be NaL। क्या बोलते हो इसको? मैं टोटल चार्ज भी बोल सकती हूँ। सही लगता है कि सुनने में? दिस इज द टोटल चार्ज NaE। कब? जब मैं इसको E से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे NaL। अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो NaL इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू E कर दोगे तो ये टोटल चार्ज बताएगा। क्या ये बात सही है? दिस इज द टोटल चार्ज जो कि इस कंडक्टर से बह रहा है। इस कंडक्टर में बह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स तो है NaE और कितना चार्ज है NaL इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये मिलके कितना चार्ज दे रहे हैं? NaLe। बोलो बच्चों, आता है समझ में? इज दिस क्लियर? NaLe इज द टोटल चार्ज। ठीक है, क्लियर है ये बात? आई होप ये सबको क्लियर होगी। तो मैंने पूछा द टाइम टेकन बाय दिस चार्ज, इस चार्ज को टाइम कितना लगेगा? L लेंथ का ये कंडक्टर है, L लेंथ का कंडक्टर है। ठीक है, L लेंथ, द टाइम टेकन बाय दिस चार्ज टू मूव in a conductor of length L with a drift velocity Vd. Did you remember people? This Vd was the average velocity of all the electrons. ये खाली एक इलेक्ट्रॉन की नहीं थी। अभी हमने डेरिवेशन जब किया था बच्चों तो उसके अंदर जो Vd निकाला था वो सब इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकाल लिया था। तो टाइम टेकन बाय दीज चार्जेस टू मूव, ये सारे चार्जेस को इस L लेंथ के कंडक्टर से पास होने में कितना समय लगेगा? अगर हमने एवरेज एक कांस्टेंट वेलोसिटी ले ली है तो बचपन में एक फॉर्मूला हुआ करता था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा बच्चे ये फॉर्मूला जब भी यूज करोगे जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है। तो इधर हमने Vd कांस्टेंट वेलोसिटी बता दी कि ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इससे आपका समय कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इधर डिस्टेंस कितना? ये L लेंथ, और स्पीड कितनी? ये Vd। क्या फील कर पा रहे हो? यहाँ तक समझ पा रहे हो? लेट मी नो, आर यू पीपल गेटिंग दिस? मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इसमें से बह रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं? तो तुमने बोला NaN। टोटल कितना चार्ज लेके बह रहे हैं? तो आपने बोला NaLe नेगेटिव। अब मैंने पूछा कितने समय में बह रहे हैं? तो आपने बोला कि इन सारे इलेक्ट्रॉन के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, Vd इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद व्हिच दीस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग और मूविंग। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? ये L लेंथ। तो आपने समय कितना बता दिया? L/Vd। बोलो ये बात क्लियर है? इज दिस टॉपिक टिल नाउ क्लियर? हाँ जी बच्चों, बताएंगे मुझे, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख के बता दीजिए कि मैम हो गया है तो मैं आगे बढ़ूँ, टॉपिक समझ में आ रहा है। हाँ जी, निर्माण, वैष्णवी बच्चे, वेट करूं मैं? लिख रहे हो? अभी लिख रहे हो? हो गया गौरव? क्लियर है? चलो बढ़े आगे। आज तक क्लियर? आदित्य डन? ओके, आओ। सो हमें ये पता है कि जब भी एक कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट मिलता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण ये मूविंग इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस करते हैं। भैया हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया है? करंट।
अब सवाल ये आता है हाउ मच करंट, तो दिस करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ये रिलेशनशिप तो जानी पहचानी है बहुत ज्यादा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज NaLe negative. What is the value of T? This is the value of T, that is L upon Vd। तो बच्चे ये कितना आ गया? NeAVD। लिख लो जरा, NeAVD। ठीक है, क्या तुमको याद है इसको कैसे याद करना था? कितने लोगों को याद है? इसको याद कैसे करवाते थे? NeAVD को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाता है। पुराने बच्चे कोई बता सकता है मुझे? वीना, यस अनुष्का, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस आदित्य, वीना। तो बेटा इस करंट को जब आप ऐसे लिखोगे VDENA, तो बेटा ये स्पेलिंग क्या बन रही है? वीना। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना? So VD stand for drift velocity, E stand for charge on one electron, and N number of electron per unit volume। ये अपने मन में दोहराना। N is not representing just the number of electron, it is representing number of electron per unit volume into a cross sectional area। ठीक है बच्चों? अब मैं तुमसे पूछूं, ये तो एक स्केलर रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चे। कैसा रिप्रेजेंटेशन है? स्केलर। ठीक है, स्केलर रिप्रेजेंटेशन तो हो गया। अगर आपसे कोई इसी रिप्रेजेंटेशन को पूछे कि भैया वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो करंट का एक भाई है जो कि वेक्टर फॉर्म का होता है, वो क्या होता है बच्चों? ये मैं अपने प्रेजेंट 12th क्लास के बच्चों से पूछती हूँ, करंट को क्या आप वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? यस, प्रेजेंट 12th क्लास कौन बता सकता है? मतलब पुरानी 12th भी बता सकती है अगर उसको याद हो। हाँ जी, सिद्धार्थ इज सेइंग जे मैम, यस सिद्धार्थ यू आर करेक्ट। आदित्य लश्करी यू आर आल्सो करेक्ट। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J होती है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है विच इज इक्वल्स टू A अपॉन A, I अपॉन A। A एरिया वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, याद है ना? A एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चे अब I की वैल्यू इसमें पुट करो, NeAVD। अब मेरा तुमसे सवाल ये है, ये A, सुनना मेरी बात, ये A से कैंसिल आउट हो गया। मेरा सवाल तुमसे ये है, अगर मैं वेलोसिटी को वेलोसिटी पे वेक्टर लगा दिया, J पे वेक्टर लगा दिया है, क्या इस फॉर्मूले में नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आएगा? जरा सोच के बताइएगा, सब लोग सोच के बताइए, क्या इस फॉर्मूले में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन आएगा? सोच के बताइए, क्या इस फॉर्मूले में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा? कोई आंसर लिख रहा है? कोई लिख रहा है क्या आंसर? विल यू गेट एनी साइन ओवर हेयर, पॉजिटिव और नेगेटिव? विल यू गेट एनी साइन? आदित्य इज सेइंग नो, तो लश्करी बेटा आप रॉन्ग हो, साइन विल बी देयर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साइन तो आएगा, इनफैक्ट नेगेटिव ही आएगा। अब मैं तुमको बताती हूँ क्यों। Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है। J करंट डेंसिटी होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो करंट ऑलवेज फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको MCQ में पूछ सकते हैं। एक में नेगेटिव साइन लगा देंगे, एक में नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है नेगेटिव साइन आता है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, J करंट डेंसिटी होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, कॉपी हो गया सबका? अब न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, लेट मी नो कॉपी हो गया है क्या? कॉपी हो गया? हो गया वैष्णवी बेटा कॉपी? यस निर्माण, चलो आओ क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालनी है वीडी। मैं इंफॉर्मेशन बता देती हूँ क्या क्या गिवन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालनी है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। व्हेन इट हैज अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, a current of 1.5 ampere flows in a copper wire of cross sectional area 5 millimeter square. ठीक है, if the electron density is 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, तो आप वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो, नियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देना इन मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जरा हम देखते हैं बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल हो चुका है बिकॉज आई हो चुकी है वीना के बराबर, तो आई इज इक्वल टू वीना। अब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है बच्चे। आई की वैल्यू 1.5 गिवन है, BD हमसे पूछा गया है, E रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड N रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज 9 into 10 की पावर 28, और A क्रॉस सेक्शन एरिया को आप लोगे 10 to the power -3 की पावर 2। याद आ रहा है ना, मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर इज 10 की पावर -3, मिलीमीटर स्क्वायर क्या होगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो बच्चों BD कितना आ गया, BD इज 1.5, ये सारी चीजें नीचे लिख दो, 1.6 into 10 की पावर -19 into 9 into 10 की पावर 28, ठीक है, into 5 into 10 की पावर -6। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, ये तो सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ठीक है। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया, अभी 16 नहीं घटा है, नीचे क्या आ गया है 1/16 into 3, ये तो चल ही रहा है, और 10 की पावर -19 प्लस 28 -6, ये 25 हो जाएगा। ये 25 में से 28 में से 25 चला जाएगा, 10 की पावर 3, ठीक है, 1/48, और ये 1/30, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट अगर मैं 50 लेके लूँ, 1/58 है ना बेटा, 1/58 को मैं 1/50 ले लूँ, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रही हूँ, तुमको भी आनी चाहिए। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और 8000 ऑलरेडी था, तो 50/100 हो गया 2, और ये आ गया 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 200 मिलीमीटर, ठीक है, 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर। कैलकुलेशन समझ में आई क्या तुम लोगों को भैया। 3 और 16 48 हो गया, इस 48 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 ले लिया, फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100/52 होता है, और ये 3 0 तो ऑलरेडी थे, 2 0 और डाल दिए। कैलकुलेशन देखो समझ में आ रही है क्या, आ रही है क्या बच्चों कैलकुलेशन समझ में? हाँ जी, आराम से देख लो ये क्वेश्चन, फिर मुझे बता देना चैट विंडो पे, मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोग का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये हो गया है तो चैट विंडो पे बता दो। ये स्टूडेंट्स 200 मिलीमीटर कैसे आया बेटा? 200 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया वो 2 × 10 की पावर -5 ही आएगा, 200 नहीं आएगा, 200 नहीं आएगा। मिलीमीटर में लिखूंगी तो सिद्धार्थ ये आएगा 0.02 × 10 की पावर -0.02 मिलीमीटर। अब ठीक है सिद्धार्थ, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वैसे ही बहुत कम होती है ना, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होती है ना।
क्लियर है? क्लियर है सबको? कॉपी हो गया है क्या? हाँ सबका। यस आस्था, वैष्णवी बेटा, आयुषी, आर यू देयर? अनुष्का, क्लियर? आर्यन, चलो आओ आगे बढ़े। निर्माण, आओ आओ देखो आगे देखते हैं। रब कर दें इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए मैं 2 मिनट आप लोग का वेट करूंगी, आप खुद ट्राई करेंगे। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन? हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव a distance of 1 kilometer, a distance of 1 kilometer in a copper wire, in a copper wire of cross-sectional area, cross-sectional area equals to 1 millimeter square. If current I is equals to 0.8 ampere. If current I is equals to 0.8 ampere. 2 मिनट रुको, कोशिश करोगे। How much time will be taken by an electron to move a distance L equals to 1 kilometer in a copper wire cross section area 1 millimeter square if the current I is 0.8 ampere? बेटा डिस्टेंस दे रखा है मतलब लेंथ दे रखी है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, टाइम आपको निकालना है ना? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? T इक्वल्स टू D अपॉन वीडी। बेटा डिस्टेंस कितना? 1000 मीटर अपॉन वीडी। अब जरा हम वीडी की बात कर लें। अरे बीना फॉर्मूला याद है ना? I इज इक्वल्स टू N E A B D। I कितना? 0.8 N। अच्छा अब तुमको ये बता देती हूँ, इसमें कॉपर वायर है, ठीक है? तो एक बात सुन लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप अपने हिसाब से 10 की पावर 29 ले लोगे, क्योंकि ये हमने किसके लिए पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? और अ कॉपर वायर, ठीक है? जब स्पेसिफाइड नहीं होता है तो यू कैन टेक दिस वैल्यू। तो ये हो गया 10 की पावर 29 E 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू BD। क्या कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा? सब लोग मुझे ये बता दें, n की बात समझ में आ गई क्या? n क्वेश्चन में दे नहीं रखा था बेटा। जब n क्वेश्चन में दे नहीं रखा होता, हमें मटेरियल स्पेसिफाई किया है कॉपर, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मेंस में ये सारे मजाक बच्चों के साथ करते हैं। तुम्हारे पास आएगा तो तुमको n की वैल्यू दे रखी होगी, बट मैंने n की वैल्यू क्यों ली? मुझे कॉपर का मटेरियल बता दिया था, ठीक है क्या बच्चों? n की बात समझ में आ रही है क्या? Why I have taken n as 10 की पावर 28? क्यों अज्यूम किया है? आ रहा है क्या समझ में? हाँ गौरव आ रहा है बेटा? सबको आ रहा है क्या? Everyone is getting why I am taking? हाँ आदित्य, हाँ सबको आ रहा है? यस, क्लियर है, ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और बढ़िया करवाएंगे, लेट्स सी, कंसेप्ट के बनाने के लिए, है ना? चलो आओ, कॉपी हो गया? रब कर दूं क्या? कॉपी हो गया क्या बच्चों? कॉपी हो गया? हो गया गौरव कॉपी? चलो आओ, चलो और देखें। Compare the current density and drift speed at the cross section 1 and 2। बर्नौलीज थ्योरम याद आता है क्या इसको देख के? हैं 11th क्लास के पाव, जो पाव भी कर दिए बस, ठीक है? चलो
ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये दो क्रॉस सेक्शन एरिया हैं। आपको क्या बताना है, कंपेयर करो I1 को I2 से, J1 को J2 से और VD1 को VD2 से, ठीक है, VD1 को VD2 से, ठीक है। स्टार्ट करें। आओ, करंट क्या होता है? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ गिवन टाइम। कल हमने देखी थी ना, कल हमने करंट की एक नई डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमने बोला इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलरली, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलरली जो निकलते हैं इन यूनिट टाइम, उसको आप बोलते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज करंट। बेटा आप बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो क्या यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं, जो चीज यहाँ से निकली है वही चीज तो यहाँ पे निकलेगी, तो इसका मतलब I1 तो I2 के बराबर होगा। हाँ जी बच्चों, क्या राय है आप लोगों की, क्या बोलते हो, मैं सही हूँ? जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए भैया वही तो निकलेंगे, कोई अजूबा थोड़ा हो जाएगा यहाँ पे पहुँचते इलेक्ट्रॉन का नंबर डबल ट्रिपल, नो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, वही इलेक्ट्रॉन्स आगे इधर जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों को? थम्स अप इफ यू गॉट दिस पॉइंट, आ रहा है समझ में? हाँ। अब आप आओ J1 और J2। बेटा J1 J2 करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला ही क्या होता है, I by A। अगर ये A1 है, ये A2 है, तो डेफिनेटली A2 A1 से बड़ा है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी करंट डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। तो भैया J1 विल बी ग्रेटर देन J2। आ रहा है क्या समझ में? एरिया ज्यादा तो करंट डेंसिटी कम। अरे डेंस, अगर ये छोटी सी गुफा में से 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया कम है, तो ये डेंसली पॉपुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। अब इसी 50 इलेक्ट्रॉन को एक बड़े एरिया में से निकालूंगी तो वो दूर दूर होंगे ना, तो वो डेंस नहीं होंगे। तो करंट डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा, ठीक है ये बात। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा, तो इसकी करंट डेंसिटी ज्यादा। अब क्या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई रिलेशनशिप थी क्या? थी क्या? ये फॉर्मूला लिखा था क्या तुमने? NEVD, याद आ रहा है क्या? क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा है? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जिसकी करंट डेंसिटी ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। ये बर्नौलीज थ्योरम तुमने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं दे आर अंडर हाई प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे वो स्लो डाउन कर जाते हैं। याद है कि बर्नौलीज थ्योरम? नहीं याद दिलाऊं? चलो छोड़ो, ठीक है। जितना छोटा एरिया होगा उतना प्रेशर बढ़ने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। कुछ समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? बताना बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन करवाया है तुमको। डाइजेस्ट कर पा रहे हो? हाँ आदित्य लश्करी को आ गया, सिद्धार्थ आ रहा बेटा। 2 मिनट लिख लो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लग रही हो तो मैं वेट कर रही हूँ। यस आस्था बेटा। हाँ जी लिख लो। यस वैष्णवी। यस बच्चों, आई एम वेटिंग। यस हो गया, क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ तक का टॉपिक सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट एक छोटी सी क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, मूव करता है,
ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, मोबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अब इधर हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कहीं भी पड़ा होता है किसी मीडियम में, तो वो कितना आराम से मूव कर रहा है, एबिलिटी उसकी वो कितना सक्षम है टू मूव। व्हाट इज मोबिलिटी? बेटा मोबिलिटी को आप म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हो, म्यू। ठीक है, ये यू ये होता है, ये म्यू होता है। व्हाट इज मोबिलिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन of a charged particle to move in a medium. Ability of a charged particle to move in a medium. एक इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से मूव कर सकता है, कैसे भी मूव कर रहा है, वो किस पर डिपेंड, उसको मोबिलिटी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच के, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? कैन यू टेल मी कि मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? आयुषी इज सेइंग डायरेक्ट एंड शी इज 100% करेक्ट। जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, मतलब वो मोबाइल है, that electron can move freely, that mobile can move easily, उसकी मूव करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो yes mobility is directly proportional to V। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब ये मोबिलिटी किसकी होती है? किसी भी चार्ज पार्टिकल की। इसका क्या मतलब है? अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी हैं, हर एक टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल ले लूं, तो तुम्हें क्या लगता है हर एक चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी अलग होगी? यस, सुनना मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू E। अगर हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिफरेंट, तो हर एक के ऊपर फोर्स अलग लगेगा, हाँ या ना? हर एक पे फोर्स अलग लगेगा, मतलब जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा तुम खुद सोच के देखो वो उतना तेज दौड़ेगा, उतना तेज। फिर से बोलूं, आखिरी टॉपिक समझेंगे, तसल्ली से समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, अल्फा बीटा गामा जो भी चार्ज पार्टिकल लेना हो ले लो और उसको एक ही तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। ये तीन तरह के चार्ज पार्टिकल लिए बच्चे, तीनों पे अलग चार्ज, तो अलग चार्ज के होने के कारण सब पे डिफरेंट फोर्स। किस पे फोर्स ज्यादा? जितना चार्ज ज्यादा, जितना चार्ज ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, जितना फोर्स खिंचाव ज्यादा होगा उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो मतलब मोबिलिटी चार्ज पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। फोर्स ज्यादा तो हमने क्या बोला, पहले तो चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और फोर्स ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा। अब जरा मास की बात करके देखें, जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, मतलब वो रुक रुक के चलेगा या उसको चलने में जोर आएगा। जस्ट इमेजिन अ मोटा आदमी और पतला आदमी, ठीक है, कई बार पतले लोग भी फुर्तीले कम होते हैं, बट हाँ मोटे आदमी को थोड़ा सा, ठीक है, उसको धक्का एक्सेलरेट करने में समय लगता है। तो हम अभी आपको प्रूव भी करके दे देंगे। तो जितना बड़ा मास की बॉडी होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी कम होती है। तो हमने ये मोबिलिटी को डिफाइन जब कर रहे थे, हमने क्या किया, अलग अलग चार्ज को अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की बजाय एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और फिर हमने उनको मूव कराया। तो हम मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? मोबिलिटी इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये अल्फा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड,
एक ही टाइप की यूनिट हमने 1 वोल्ट, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 वोल्ट पर मीटर होती है, 1 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में सबको दौड़ाया, इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी, अल्फा पार्टिकल को भी, बट सबकी मोबिलिटी डिफरेंट आई है, सबकी मोबिलिटी डिफरेंट आई। तो व्हाट इज मोबिलिटी? इट इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों को दौड़ाया तो तीनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट थी। अब तीनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट क्यों आई? देखो तुमको इसका आंसर मिलने जा रहा है, सब लोग इधर आके देख लो, माइनस ई अपॉन एम टाउ। क्या सारे बच्चों को ये रिलेशनशिप याद आ रहा है? तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ई टाउ एम। अरे बच्चों, कैन यू सी दिस मोबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज। यहाँ पे क्या चार्ज रखा है? अगर मैं इस चार्ज को क्यू कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कौन सा चार्ज ले रही हूँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ या पॉजिट्रॉन ले रही हूँ, प्रोटॉन ले रही हूँ या अल्फा पार्टिकल ले रही हूँ, पॉजिटिव आयन ले रही हूँ, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा मोबिलिटी, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मैंने प्रूव कर दिया है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले, बेटा ये फॉर्मूला याद करना, ये तो आप इससे डिराइव कर सकते हो। तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है और Q by M रेशियो पे भी डिपेंड करती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ में, छोटा सा टॉपिक है, MCQ में बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखो, याद रखना, मुझे बताना यहाँ तक लिखने के बाद कि ये बात समझ में आई क्या मेरी। बताना बेटा लिखने के बाद। हाँ, अनुष्का को क्लियर है अच्छे से? मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ये बात समझो, हर अलग अलग चार्ज की अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। उसको मैंने कैसे प्रूव किया? मैंने बोला इन सारे इलेक्ट्रॉन को आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बट सबका चार्ज डिफरेंट होने के कारण सब पे फोर्स अलग लग रहा है। जितना ज्यादा फोर्स उतना खिंचाव ज्यादा होगा, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, या सेम डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो जितना ज्यादा खिंचाव है या जितना ज्यादा रिपल्शन है, उतनी तेजी से वो जा रहा है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो?